नमस्कार, मैं डॉक्टर पारुल मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ पारुल के पन्नों में। आज हम पढ़ने वाले हिंदी साहित्य के सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी जी का आधुनिक काल, है ना। और ये आधुनिक काल में उन्होंने क्या नाम दिया, अध्याय 4 नाम दिया है। ठीक है, अध्याय 4 को हम पढ़ेंगे। इसका समय उन्होंने 1850 माना है। ठीक है, आधुनिक काल 1850। ओके, हमने इसकी पिछली क्लास पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, आधुनिक काल, पूर्वाभास, खड़ी बोली, है ना, और ये लल्लू लाज, सदा सुखलाल नियाज, इन सबको हमने पढ़ा था। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतेंदु युग। हमने पढ़ा था 1857 की क्रांति पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे निबंध। ठीक है, निबंध, उपन्यास, नाटक आज हम सभी पढ़ेंगे। चलते हैं आगे निबंध में। इस काल में पत्र पत्रिकाएं निकली। किस काल की बात हो रही है? भारतेंदु युग की बात हो रही है। ठीक है, भारतीय पत्र पत्रिकाएं निकलने लगी थी। हिंदी निबंध और इन पत्र पत्रिकाओं का उद्भव एक साथ हुआ। इस युग के प्रसिद्ध साहित्यकार पत्रकार भी थे। ठीक है, तो भारतीय युग के जो प्रसिद्ध साहित्यकार थे वो पत्रकार भी थे। वे अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करने के लिए अपने विचारों का, है ना, अपने विचार को प्रचार प्रसार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से करते थे। जो वो लिखते थे वो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से निकालते थे। ठीक है, भारतीय युग और अपना उपनाम, मतलब वो अपने उपनाम से वो निकालते थे पत्र पत्रिकाओं को। ठीक है, भारतीय युग के साहित्यकार जीवंततः व्यक्तित्व वाले थे। व्यक्तित्व की छाप सबसे ज़्यादा निबंध से उभरी, है ना। तो भारतीय युग में सबसे ज़्यादा क्या लिखा गया? निबंध। ठीक है, निबंधों में से साहित्यकारों के जीवंत व्यक्तित्व की छाप है। ओके, वे ललित, विचारपरक, औपचारिक और व्यंग विनोद पूर्वक निबंध लिखते थे। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें गद्य प्रबंध कहा। ठीक है, तो गद्य प्रबंध कहा। और प्रताप नारायण मिश्र की प्रारंभिक, है ना, जो उनकी भाषा थी, भाषा पर गंभीर विषय पर लिखते थे। कौन? प्रताप नारायण। चुलबुली और पूर्वीपन का प्रयोग था। उन्होंने मैं, बात, मनोयोग, समझदार की मौत, ये इनके निबंध हैं। राधाचरण गोस्वामी का यमलोक की यात्रा। ठीक है, तो यमलोक कौन गए थे? राधाचरण। ठीक है, कैसे याद करेंगे कि यमलोक पूछा गया क्वेश्चन है कि यमलोक की यात्रा किसका है, तो राधाचरण गोस्वामी का। भारतीय युग का स्वर्ग की विचार सभा आदि इस युग के प्रसिद्ध निबंध हैं। ओके, बालकृष्ण भट्ट ने छोटे छोटे निबंध लिखे हैं। बालकृष्ण भट्ट, जिसका जन्म, इनका जन्म कब होता है? 1844 में इनका जन्म होता है। ठीक है, 1844 में बालकृष्ण भट्ट का जन्म होता है। आँख, कान, नाक आदि को लेकर इन्होंने मुहावरे, अनोखी छटा बिखेर दी है। अंग्रेजी फारसी शब्दों का प्रयोग उन्होंने अपने निबंधों में धड़ल्ले के साथ किया था। ठीक है, भारतीय हिंदी में नाटक कैसी थी? तो नाटक विधाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटक पुनर्प्रचलन था। इनका संबंध यथार्थ के विषय का बोध था। इसी बोध के कारण भारतीय युग के महत्वपूर्ण नाटकीय व्यंग रचनाएं हुई। ठीक है, क्योंकि भारतीय हिंदी में बहुत ही कहा जा सकता है कि नाटकों की शुरुआत यहीं से हुई, होती पहले से ही है, पर भारतीय हिंदी के जो भी नाटक हैं यहीं से। ठीक है, भारतीय हिंदू के और भी अन्य जो लेखक हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, व्यंग, भंडाफोर और उद्घाटन के माध्यम से प्रस्तुत किया है। सामाजिक, है ना, नई सामाजिक चेतना का दबाव ही था कि गद्य रचना के अंतर्गत भारतेंदु का ध्यान पहले नाटकों की ओर ही गया था। भारतेंदु ने काफ़ी संख्या में मौलिक नाटक लिखे, है ना। मौलिक मतलब होता है खुद से लिखा गया नाटक, है ना। अनुदित मतलब होता है दूसरे का नाटक, जो हम अपनी भाषा या अपने उसमें लिखते हैं उसको अनुदित कहा जाता है। ठीक है, बंगला और संस्कृत नाटकों का अनुवाद भी किया। चंद्रावली में प्रेम का महत्व है। ठीक है, भारतीय युग में देश की दशा का चित्रण है। चंद्रावली जो है उसमें किसमें है? प्रेम का महत्व है। भारत दुर्दशा में देश की दशा है। विशेष मिश मौसम क्या है? जिसमें देसी रियासतों के कुचक्रों की जीवंत झांकियां दिखाई देती है। अंधेर नगरी नाटक, है ना, उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यंग नाटक है जो सत्ता की विवेकहीनता के रूप में सामने आता है। श्रीनिवास दास ने रणधीर, प्रेम मोहिनी और तप्ता संवरण, संयोगिता, स्वयंवर नाटक लिखे थे। प्रताप नारायण मिश्र ने कलि, कौतुक, रूपक और भारत दुर्दशा नाटक लिखा। ठीक है, तो भारत दुर्दशा एक प्रतीकात्मक नाटक है जिसमें भारत, कलयुग, आलस्य आदि पात्र हैं। राधाचरण गोस्वामी ने 2 प्रश्न, बूढ़े मुँह मुहासा, तनमन गोसाई जी को अर्पण, है ना, तनमन धन। ठीक है, तो राधाचरण गोस्वामी, बूढ़े मुँह मुहासा, तनमन धन तथा
श्री गोसाई जी को अर्पण, ठीक है। तो तन मन गोसाई जी को अर्पण, बूढ़े मुहासा, तो राधाचरण के मुंह में मुहासे थे और तन मन उन्होंने अर्पण कर दिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बूढ़े मुंह मुहासा तन मन गोसाई जी को अर्पण राधाचरण गोस्वामी जी का नाटक है। भारतीय युग में नाटक विधा का पूर्व पुनर्प्रचलन हुआ, उसमें समकालीन जीवन का बोध जो है दबाव है, ठीक है। उपन्यास कैसे थे, तो भारतीय युग में उपन्यासों पर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया, फिर भी हम देख लेते हैं। भारतेंदु का ध्यान उपन्यास लिखने की ओर भी गया था। उन्होंने एक मित्र को पत्र में लिखा था कि जैसे भाषा में अब कुछ नाटक बन गए हैं, अब तक उपन्यास नहीं बने हैं। आप हमारे पत्र के योग्य सहकारी है ना, संपादन जैसे बाबू काशीनाथ गोस्वामी राधाचरण जी को भी कोई भी उपन्यास लिखे तो उत्तम होगा। इस उपन्यास में श्रीनिवास दास ने, इस युग के जो हैं श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट ने 100 अजान 1 सुजान नामक उपन्यास लिखे। दोनों कृतियां मूलतः नीतिपरक और उपदेशपरक हैं। बालकृष्ण भट्ट जी की रचनाओं में यथार्थ का चित्रण, व्यंग्य विनोद भरपूर मिलता है, ठीक है। राधाचरण गोस्वामी जी ने निस्सहाय हिंदू नामक उपन्यास लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है राधाचरण गोस्वामी का निस्सहाय हिंदू, जिसमें हिंदू मुस्लिम का चित्रण दिखाया गया है, ठीक है। जिसका नाम यद्यपि निस्सहाय हिंदू है, लेकिन इस हिंदू मुस्लिम की मित्रता दिखाई गई है। इस समय सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकप्रिय उपन्यास देवकी नंदन है ना, खत्री के 2 उपन्यास चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति, ओके। चंद्रकांता के बारे में कहा जाता है कि इसको पढ़ने के लिए लोगों ने भाषा सीखी, ओके। 1891, ओके, अत्यधिक प्रचलित हुआ। अय्यारी तिलस्मी उपन्यास थे, ओके। और यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी यहाँ पे कहते हैं कि चंद्रकांता पढ़ने के लिए ही ना जाने कितने उर्दू जीवी लोगों ने हिंदी सीखी, ओके। चंद्रकांता पढ़ चुकने पर वे चंद्रकांता की किसकी कोई किताब ढूंढने में परेशान रहते थे। शुरू में चंद्रकांता और चंद्रकांता संतत पढ़कर ना जाने कितने नवयुवक हिंदी में लेखक हो गए थे। ये शुक्ल जी का कथन है। चंद्रकांता पढ़कर वे हिंदी और किसी प्रकार के साहित्य में भी पुस्तकें पढ़ने चले थे। मतलब चंद्रकांता पढ़ते पढ़ते वो हिंदी भाषी मतलब हिंदी पढ़ने लगे थे और भी पुस्तकें हिंदी की पढ़ने लगे थे। किशोरीलाल गोस्वामी ने इस काल में अनेक उपन्यास लिखे। आदर्श रमणी 1890, लवंग लता 1890 है ना, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक उपन्यास हैं, ओके। अब हम देख लेते हैं कहानियों को। तो भारतीय युग में कहानियाँ, इस काल में कहानियाँ भी लिखी गई। भारतीय युग में आप बीती कुछ जग बीती है ना, कहानी लिखने की शुरुआत हुई थी, जिसे पूरा ही नहीं कर पाए थे। श्री प्रसाद सितारे हिंद ने राजा भोज का सपना कहानी कह सके है ना, तो राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद। अन्य प्रकार की रचनाएं भारतेंदु ने कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण है ना लिखा, और जयदेव का जीवन वृत्तांत लिखकर जीवन चरित्र लिखने की प्रवृत्ति का श्री गणेश किया। आलोचना और समीक्षा क्या क्या था भारतीय युग में, तो भारतीय ने नाटक निबंध में अपने मौलिक विचार प्रकट किए थे। भारतीय जी ने क्या किए थे, जो नाटक लिखा और निबंध लिखा, उसमें खुद का विचार उन्होंने मौलिक विचार को प्रकट किया। उसके बाद निबंध में यह बात बताते हैं कि नाटक को लेकर किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये आगे वो लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे, यदि श्रव्य काव्य द्वारा ऐसी चितवन का वर्णन किसी से सुनिए तो या ग्रंथ में पढ़िए तो काव्य जनित आनंद होगा। यदि कोई प्रत्यक्ष अनुभव करा दे तो उसे चतुर्वर्णित आनंद होगा, है ना। समकालीन दबाव के कारण रचनाओं में आवश्यकता ठहराने के मतलब उन्होंने लिखा कि सहृदय ग्रहण के अंतःकरण की वृत्ति और सामाजिक रीतिबद्ध पद्धति, इन दोनों विषयों में की समीचीन समालोचना करके मतलब उनका दृश्य काव्य का प्रणयन होगा, ठीक है। भारतीय युग में जो आलोचनाएं लिखी गई वो उनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आलोचना से, निबंध से बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। संयोगिता स्वयंवर को लेकर प्रेमधन जी ने संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा की, अपनी पत्रिका में आनंद कादम्बिनी में की थी। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने इसकी समीक्षा हिंदी प्रदीप में की थी, ठीक है। तो किस किस की समीक्षा किसने की थी यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। और देश काल इतिहास बोध पर ध्यान देते हुए यहाँ पे लिखा गया कि क्या केवल किसी पुराने समय में ऐतिहासिक पुनरावृत्ति की छाया को लेकर नाटक लिख डालने को ऐतिहासिक हो गया था। किसी विख्यात राजा या रानी के आने से ही ऐतिहासिक हो जाएगा। यदि ऐसा है तो गप हाँकने वाले दस्तानों
और नाटकों के ढंग में कुछ भी भेद ना रहा। किसी समय के लोगों के हृदय में क्या दशा थी, इसका तो यहाँ पे ये बात कही गई है। ठीक है, देश काल और इतिहास बोध की बात यहाँ पे कही गई है। भारतेंदु और उनके उपयोगी मतलब सहयोगी रचनाकारों में अधिकांश ब्रज भाषा में कविता करते थे। ठीक है, तो भारतेंदु युग के जो भारतेंदु मंडल के कवि हैं वो ब्रज भाषा में कविता करते थे। ओके, फिर उन्होंने हिंदी खड़ी बोली को अपनाया। खड़ी बोली में भी कविता करते थे, उर्दू में रसा नाम से वो लिखते थे, कविता करते थे। अनेक सहयोगी भी उनके काव्य के क्षेत्र में यही स्थिति थी। ओके, इसका जो भारतेंदु युग में जीवन की समस्या है ना, जीवन की समस्या कविता की विषय बन गई। इस युग में कविता में अखबारीपन है ना, अखबारीपन भी देखा गया। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर प्रेमधन ने क्या लिखा था कि अचरज होत तुमहु समगोरे वाजत कारे तासो कारे कारे शब्दों पर है वारे। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर प्रेम घन की ये कविता है। भारतेंदु ने आर्थिक सामाजिक दुर्दशा की ओर ध्यान खींचा। ठीक है, अंग्रेजन राज सुख साज सब भारी पै धन विदेश चली जाती। तो ख्यारी क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किसकी पंक्ति है। ठीक है, भारतेंदु की ये पंक्ति है। बहुत सारे लोग प्रताप नारायण को लगा के आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे श्रीनिवास दास ने संयोगिता स्वयंवर को लेकर लिखा है ना। प्रेमधन ने संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा की आनंद कादम्बरी ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, पिछले पेज में। ओके, अब हम चलते हैं भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार। ठीक है, भारतेंदु मंडल के कवियों को हम देख लेते हैं। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जन्म 1850 में होता है, मृत्यु 85 में, 35 साल की उम्र में इनका देहावसान हो गया था। ठीक है, 18 वर्ष की आयु में उन्होंने बंगाल में से विद्या सुंदर नाटक हिंदी में अनुवाद किया था। ठीक है, तो कहाँ से, बंगाल से, जो बंगला मतलब इनके कहा जाता है कि ये एक बार यात्रा कर रहे थे, उनको यहाँ कोई मिला, उसके बाद से उन्होंने लिखना शुरू किया। मतलब 18 वर्ष में वो उड़ीसा की साथ यात्रा कर रहे थे। ठीक है, इसी समय अर्थात 1868 में उन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली थी है ना, और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विचार पर टिप्पणी भी लिखी थी। 1873 में मैगजीन हरिश्चंद्र मैगजीन निकाला। ठीक है, तो 1868 याद करेंगे। ठीक है, 68 और 73। ठीक है, 73 और 74 में आते हैं। ठीक है, तो पहला कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन और बालाबोधनी। ठीक है, 3 इन्होंने पत्रिकाएं निकाली थी जो पूछा गया क्वेश्चन है। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में ढली। इसके बाद में यह पत्रिका का नाम उन्होंने हरिश्चंद्रिका रख दिया था। ठीक है, तो हरिश्चंद्र मैगजीन का इन्होंने हरिश्चंद्रिका नाम रख दिया था। 1874 में स्त्री शिक्षा के लिए बालाबोधनी पत्रिका निकाली थी। स्त्री शिक्षा कैसी शिक्षा थी कि स्त्रियों को किस प्रकार खाना बनाना चाहिए, घरेलू शिक्षा की नीति उन्होंने मतलब बालाबोधनी में निकाली थी। ठीक है, इसी प्रकार नाटक का उन्होंने वैदिक हिंसा ना भवत विशेष विस्मौसधम भारत दुर्दशा नील देवी अंधेर नगरी प्रेम जोगनी प्रति प्रताप अनुदित इनके नाटक हैं। कौन कौन से, विद्या सुंदर, पाखंड, विडम्बन, धनंजय, विजय, कर्पूर, मंजरी, मुद्रा, राक्षस, सत्य, हरिश्चंद्र, भारत जननी है ना, और बादशाह, दर्पण, कश्मीर, कुछ इनके अनेक ग्रंथ हैं। ठीक है, कुछ आप बीती कुछ जब बीती क्या है, इसकी कहानी है। कविताओं का उल्लेख भी मिलता है। भारतेंदु ने यात्रा वर्णन भी लिखा है। ओके, उन्होंने सुदूर देहाती क्षेत्रों की यात्रा बैलगाड़ी से की थी। कहा जाता है कि 1865 में जगन्नाथपुरी यहाँ पे आ गया। ठीक है, 1865 में उन्होंने जगन्नाथपुरी की यात्रा की थी। उसके जीवन पर बहुत गहरा उनके जीवन में प्रभाव पड़ा था। ठीक है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र अत्यंत ही जीवंत और मित्र परायण व्यक्ति थे। उन्होंने अनेक कहानियाँ काशी में लोक जीवन में भी प्रचलित हैं, जैसे जिसके समान धर्मा साहित्य एक किए गए। मतलब भारतेंदु मंडल के इनके यहाँ पे भारतेंदु के बारे में बहुत ही अच्छा लिखा है। हम और आगे देख लेते हैं। भारतेंदु काशी में अत्यंत समृद्ध परिवार से उत्पन्न हुए थे। ठीक है, तो भारतेंदु का जन्म काशी में होता है। कहा जाता है कि स्वयं काशी नरेश ने इनके यहाँ आया करते थे और जीवन राजसी वैभव का था। भारतेंदु का जीवन राजसी वैभव का था। भारतेंदु ने धन की सदैव उपेक्षा की। वे महान दानी थे। ठीक है, भारतेंदु महान दानी थे। भारतेंदु महान साहित्यकार ही नहीं, महान मानव भी थे। भारतेंदु राष्ट्रीय विचारों में देश प्रेमी व्यक्ति थे। उनका साहित्य साम्राज्यवादी का विरोध करता था, देश की विषमताओं का चित्रण करता था।
है ना। भारतेंदु में साहित्य में भक्ति रीति आधुनिक धाराएं दिखाई देती हैं। हिंदी साहित्य के विकास में जिस तरह की दिशा में हुआ उसी मतलब उससे सबसे पहले भारतेंदु में अपने स्वयं की रचनाकार चले, है ना। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं भारतेंदु को, भारतेंदु मंडल के सारे कवियों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। और हम पढ़ चलते हैं। प्रताप नारायण मिश्र 1854 इनकी मृत्यु होती है, केवल 38 वर्ष, है ना। तो भारतेंदु 35 वर्ष तक जीवित रहते हैं, प्रताप नारायण 38। वे अत्यंत विनोदी जीव थे। ब्राह्मण नामक पत्रिका निकाले थे। तो कैसे याद करेंगे, प्रताप जी ब्राह्मण थे, ठीक है। तो ब्राह्मण पत्रिका प्रताप जी की है ना, प्रताप नारायण की। उनका मनमौजी उनकी रचनाओं में विशेषतः निबंधों में दिखाई पड़ता है। उन्होंने गंभीर ढंग से लिखा। उन्होंने कल, कौतुक, रूपक और संगीत, शाकुंतल और भारत दुर्दशा, हठी हम्मीर, गो संकट, कल प्रभाव आदि जुआरी खुआरी नाटक भी लिखे हैं, ठीक है। जिसमें उन्होंने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याओं का बोध के साथ साथ चित्रण किया है, ओके। उनकी कविताओं में आल्हा लावनी जैसे लोकप्रिय शैली का भी प्रयोग किया गया। बालकृष्ण भट्ट 1844, बालकृष्ण हिंदी प्रदीप, है ना, हिंदी प्रदीप पत्रिका। सारे ही जो भारतेंदु मंडल के कवि हैं उनके पत्रिकाओं को आप ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन जरूर पूछता है हर पेपरों में। वे हिंदी निबंधकार, समीक्षक और नाटककार थे। कालिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, है ना, चंद्रसेन आदि नाटक भी लिखा। भट्ट ने बगला नाटकों का भी अनुवाद किया था। प्रेमधन को पढ़ लेते हैं 1855। प्रेमधन का काव्य जीवन दोनों क्षेत्र भारतेंदु को अपना आदर्श मानते थे, ठीक है। जो प्रेमधन है वो भारतेंदु को अपना आदर्श मानते थे। ये कलात्मक और अलंकृत गद्य लिखते थे, है ना। आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका निकाली, उन्होंने नागरी नीरद पत्र भी निकाला। तो आनंद कादम्बिनी के कौन है, प्रेमघन, है ना, प्रेमघन और नागरी नीरद, ओके। भारत सौभाग्य, प्रयाग राम, भारत सौभाग्य आप याद रखिएगा, ठीक है। भारत दुर्दशा, भारत सौभाग्य, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। प्रेमघन ने जीर्ण जनपद नामक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। भारतेंदु के अन्य जो निबंधकार साहित्यकार हैं तो श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधाचरण गोस्वामी आदि थे, ओके। भारतेंदु का जो चेतना का विकास 1900 से 1920 तक चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे द्विवेदी युग को। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ साझा करें, ठीक है। धन्यवाद।